हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम क्लास 9th ज्योग्राफी की बुक का चैप्टर 1 इंडिया साइज एंड लोकेशन देखने वाले हैं। इससे पहले भी मैंने वीडियो बनाया हुआ था, बट आप बहुत बता रहे थे कमेंट करके कि उसमें वॉइस की प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोग ये दोबारा से देखने वाले हैं। इंडिया इज़ वन ऑफ द एंशियंट सिविलाइजेशंस इन द वर्ल्ड। इंडिया काफ़ी पुरानी सिविलाइजेशन है, वन ऑफ द एंशियंट, सबसे ज़्यादा पुरानी। जैसे कि इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, इंडियन सिविलाइजेशन, चाइनीज सिविलाइजेशन, ये बहुत पुरानी है। सिविलाइजेशन होती है सभ्यता, ऐसी जगह जहाँ पर सदियों से लोग रहते आ रहे हैं। इट हैज़ अचीव्ड मल्टी फेसेटेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस ड्यूरिंग द लास्ट 5 डेकेड्स। लास्ट 5 डेकेड, एक डेकेड में होते हैं 10 साल, तो पिछले लास्ट 5 डेकेड कितने हो गए? 50 साल। पिछले 50 साल में काफ़ी ज़्यादा मल्टी फेसेटेड, मतलब अलग अलग चीज़ों में हमने काफ़ी प्रोग्रेस करी है। जैसे कि सोसाइटी में, इकोनॉमी में हमारा देश के पास पैसा आया है। पहले जब हमारा देश गुलाम था अंग्रेज़ों का, तब बहुत ज़्यादा गरीबी थी यहाँ, तो काफ़ी सारी चीज़ों में हम लोगों ने डेवलपमेंट की है, काफ़ी आगे हम बढ़े हैं। इट हैज़ मूव्ड फॉरवर्ड displaying remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology and overall economic development. इंडिया में बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं, जैसे कि एग्रीकल्चर, हमारे यहाँ खेती में भी उत्पादन बढ़ा है, हमारे यहाँ इंडस्ट्रीज़ भी काफ़ी अच्छी लगी, टेक्नोलॉजी जैसे कि आईटी सेक्टर, और ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट हमारे देश का हुआ है। इंडिया हैज़ ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू द मेकिंग ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। वर्ल्ड हिस्ट्री में, पूरी दुनिया की हिस्ट्री में भी हमारे देश का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहा है। अब आती है हमारे देश की लोकेशन कहाँ है। ये देखो, ये आपको वर्ल्ड का मैप दिखेगा, और इसमें ये जो येलो पार्ट है, ये है हमारा देश। आप लोगों को पता ही होगा, एशिया कॉन्टिनेंट में हमारा देश पड़ता है। इंडिया इज़ अ वास्ट कंट्री, ऑब्वियसली बहुत बड़ा देश है हमारा। लाइंग एंटायरली इन द नर्दर्न हेमिस्फीयर। नर्दर्न हेमिस्फीयर क्या होता है, सदर्न हेमिस्फीयर क्या होता है? देखो बच्चों, आप लोगों को ना एक लाइन दिख रही होगी यहाँ पर। अगर मैं ब्लैक कलर ले लेती हूँ फ़िलहाल और आपको मार्क करके दिखाती हूँ, ये देखो इस तरीके से, ये वाली लाइन, इसको हम लोग कहते हैं इक्वेटर। हाँ, इक्वेटर से जो ये ऊपर वाला पोर्शन होता है ना, इसको हम लोग कहते हैं कि ये नर्दर्न हेमिस्फीयर है। हम लोगों ने क्या किया हुआ है कि अर्थ को इस तरीके से 2 पार्ट में ऊपर नीचे डिवाइड कर लिया है। ऊपर वाले पार्ट को नर्दर्न हेमिस्फीयर, और जो नीचे वाला पार्ट है उसको हम लोग कहते हैं सदर्न हेमिस्फीयर। ऊपर वाले पार्ट को नर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं और नीचे वाले पार्ट को हम लोग सदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। अब देखो, ये जो लाइन हमें दिख रही थी, ये वाली है ना, ये वाली लाइन आप लोग को दिख रही है, ये वाली, इस वाली लाइन से तो इंडिया पूरा ऊपर ही आ रहा है, इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इंडिया एंटायरली नर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है, और यही बात हम लोगों को बोली जा रही है। मेन लैंड एक्सटेंड बिटवीन लैटिट्यूड 8 डिग्री 4 नॉर्थ एंड 37 डिग्री 6 नॉर्थ। देखिए लैटिट्यूड क्या होता है, एक होता है लैटिट्यूड और एक होता है लॉन्गिट्यूड। आप इस तरीके से याद रख सकते हैं। अगर मैं, देखो ये एक बॉक्स बनाऊं, हम ये देखो ऐसे करके, इसमें इस तरीके से जो मैं लाइन खींचूंगी ऐसे करके, ये ऐसी ऐसी जो लाइंस होंगी, ये क्या होंगी? ये वाली लाइन होंगी लैटिट्यूड। ठीक हो गया? तो इंडिया का लैटिट्यूड क्या हो जाएगा? अगर मैं इंडिया के लैटिट्यूड की बात करूं, तो जैसे कि ये हमारा देश है, मैप ये है, तो ये जो है, ये वाली जो लाइन है, ये वाली लाइन, इस तरीके से ये जो लाइंस जा रही हैं ना, ऐसे करके ऐसे करके, ये वाली जो लाइंस जा रही हैं, ये क्या है जो मैं अभी मार्क कर रही हूँ? ये वाली लाइंस हैं लैटिट्यूड। कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होता है लैटिट्यूड में और लॉन्गिट्यूड में, तो आपको इस तरीके से लाइन आपको याद रखनी है कि जो ऐसे करके, अगर आप अपनी बुक को पकड़ेंगे तो ऐसे करके सीधी लाइन, जिसको आप लोग मैथ्स में एक्स एक्सिस भी बनाते हैं, एक्स एक्सिस पे होता है लैटिट्यूड। ये क्या है? ये है लैटिट्यूड। अब लैटिट्यूडल एक्सटेंड हम लोग को बताया था, तो देखो यहाँ पर ये 36 से कुछ ऊपर की तरफ जा रहा है ना, और यहाँ पे देखो ये 8 डिग्री से कुछ नीचे की तरफ, तो 8 डिग्री 4 नॉर्थ आप लोग का कहेंगे तो नीचे है, बट इक्वेटर से तो ऊपर ही है ना। इक्वेटर से जो भी चीज़ ऊपर होती है, देखो ये वाली लाइन इक्वेटर है, ये वाली लाइन इक्वेटर है, इक्वेटर से जो भी कुछ है ये सब नॉर्थ है, तो इंडिया पूरा का पूरा नर्दर्न हेमिस्फीयर में आता है। तो इसलिए हमारा जो एक्सटेंड है वो 8 डिग्री 4 नॉर्थ से लेकर के 37 डिग्री 4 नॉर्थ तक, यानी कि 8 डिग्री यहाँ पर कुछ आएगा, 8 डिग्री 4 नॉर्थ से लेकर के इधर की तरफ आएगा 37 डिग्री 6 नॉर्थ।
ठीक है, ये वाली चीज़ है, इसको हम लोग कहते हैं कि ये लैटिट्यूड है। और लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड कौन सा होता है, लैटिट्यूड ऐसे करके है तो लॉन्गिट्यूड कौन से करके होगा, लॉन्गिट्यूड हमारा होता है ये वाली जो लाइनें जा रही हैं ना, ये ऐसे करके, देखो ये वाली जो लाइनें जा रही हैं, ये ऐसे करके, ये जो सीधी सीधी खड़ी खड़ी लाइनें जा रही हैं, इनको हम लोग कहते हैं कि ये क्या है, ये है लॉन्गिट्यूड। तो जैसे ये वाली जो ऐसी खड़ी खड़ी वाली लाइनें जा रही हैं, ये हमारे लॉन्गिट्यूड होते हैं। तो लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट इंडिया का क्या है, 68 डिग्री 7 ईस्ट से लेकर के 97 डिग्री 25 ईस्ट तक। तो यही हम लोगों को क्वेश्चन भी एनसीईआरटी का जो पहला क्वेश्चन है ना, अच्छा पहला तो ये नहीं है, पहला ये है ईस्टर्न मोस्ट लॉन्गिट्यूड ऑफ इंडिया। तो लॉन्गिट्यूड जो ऐसे करके, देखो ऐसे ऐसे करके जो जाता है ये तो लैटिट्यूड है, और जो ऐसे करके ये सीधा 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 जाता है, ये वाला जो सीधा खड़ा जाता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूड। लॉन्गी लंबा है, सीधा खड़ा है, इसको हम लोग लॉन्गिट्यूड बोलते हैं, जो सीधा वाला होता है। ईस्टर्न मोस्ट, देखो अगर ये इंडिया है, जैसे ये वाला, ये देखो मैप देखो, ये जो पार्ट है इंडिया का, ये इंडिया का वेस्टर्न पार्ट है, ये इंडिया का, ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है अपने देश की ज्योग्राफी को समझने के लिए। ये इंडिया का वेस्टर्न पार्ट है, और ये वाला इंडिया का क्या है, ईस्टर्न पार्ट, ये इंडिया का ईस्टर्न पार्ट है। ये वाला, ये जो है ऊपर की तरफ, ये है नॉर्थ, और जो नीचे की तरफ जा रहा है, ये नीचे की तरफ, ये है साउथ। तो हम लोगों से क्वेश्चन में पूछा गया है कि इंडिया का सबसे ज़्यादा ईस्टर्न मोस्ट पार्ट कौन सा है। तो यहाँ पे इस वाले मैप में हम लोग अगर देखेंगे तो हमें कुछ समझ सा आएगा कि सबसे ज़्यादा ईस्ट में हमारा क्या पड़ रहा है, 97 डिग्री 25 है ना, 97 25। तो यही हम लोगों को यहाँ पर बता रखा है। ईस्टर्न मोस्ट हम लोगों का है इस तरीके से, ऐसे यहाँ 68 से लेकर के 97। तो अगर हम लोग एनसीईआरटी का सेकंड क्वेश्चन देखें तो हम लोगों को क्या बोला गया है, ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट। अभी हमने देखा कि 97 है ना, 97 था, 97 20 ईस्ट। तो ए इसका आंसर हो जाएगा 97 20 ईस्ट। ये हो गया। अब टॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में भी हम पढ़ेंगे, फिर हम देखेंगे कौन सी स्टेट से पास होती हैं, कौन सी स्टेट से पास नहीं होती हैं। लॉन्गिट्यूड आपको पता लग गया, ये लंबे लंबे वाले। तो ईस्टर्न मोस्ट, सबसे ज़्यादा ईस्ट में जो लॉन्गिट्यूड है वो है 97 25 ईस्ट। ये हो गया। चलो इतना आ गया आप लोगों को समझ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत जल्दी हम भूल जाते हैं। देखो 97 25 ईस्ट हमारा ईस्टर्न मोस्ट पार्ट है। टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैंसर की वैल्यू आप लोगों को याद रखनी है। एग्जाम में एमसीक्यू के फॉर्म में आप लोगों से पूछा जा सकता है कि टॉपिक ऑफ कैंसर की वैल्यू क्या है। तो टॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो होती है 23 डिग्री 30 नॉर्थ। टॉपिक ऑफ कैंसर, टॉपिक ऑफ कैंसर की वैल्यू क्या है, टॉपिक ऑफ कैंसर की वैल्यू है 23 डिग्री, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 23.5 डिग्री नॉर्थ, ये भी बोल सकते हैं। ये इंडिया को हमारे लगभग 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है, टू द साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट ऑफ द मेनलैंड। अब देखो पहले हम लोग देख लेते हैं कि ये जो है टॉपिक ऑफ कैंसर ये कौन सी है। अभी मैं आपको पूरा ये आ गया था समझ, अब इसको मैं रब करती हूँ। अब एक लाइन जो इंडिया के बीचों बीच से निकलती है उसको हम लोग कहते हैं टॉपिक ऑफ कैंसर। ये वाली लाइन, ये देखो, ये इंडिया के बीचों बीच से नहीं निकल रही, टॉपिक ऑफ कैंसर ये है, इंडिया के बीचों बीच से निकल रही है और इसका नाम है टॉपिक ऑफ कैंसर। ये वाली लाइन इंडिया के बीचों बीच से ऐसे करके निकल रही है, और इसकी जो मेजरमेंट मतलब कितनी डिग्री पे है, ये 23 डिग्री 30 नॉर्थ, ठीक है, 23 डिग्री 30 नॉर्थ में ये टॉपिक ऑफ कैंसर पड़ती है। ये मैप है इंडिया का और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको मैप में इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि मैप से ही समझना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आप लोगों को ड्रॉ करने के लिए बोला जा सकता है। अब इसके आगे हम लोगों से पूछा जा रहा है कि देखो कंट्री के लगभग 2 हिस्सों में बांटती हुई हमारी निकलती है टॉपिक ऑफ कैंसर। फिर उसके बाद हमारे सदर्न ईस्ट, देखो ईस्ट से अगर ये हम लोगों का इंडिया का मैप है तो इधर वाली साइड ये वाली ईस्टर्न साइड है और इधर वाली वेस्टर्न साइड है। तो ईस्टर्न साइड में हमारे इंडिया के अंडमान निकोबार पड़ते हैं और वेस्टर्न साइड में पड़ते हैं लक्षद्वीप। एक तरफ बे ऑफ बंगाल है, एक तरफ अरेबियन सी है। अब देखो, अब मैं ये चीज़ें आपको फिर से यहाँ पर दिखाती हूँ। यहाँ पर इधर आप लोग देखो कि अंडमान एंड निकोबार ये ईस्टर्न पार्ट है ना, ये वाला मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, इंडिया का ईस्टर्न पार्ट है। और जो ईस्टर्न पार्ट है इधर वाला ये इंडिया का ईस्टर्न पार्ट है और ये वेस्टर्न पार्ट है। तो ईस्टर्न पार्ट जो है ये वाला, इसमें हमारे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पड़ते हैं। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखनी है कि जो ईस्टर्न पार्ट है ना इंडिया का, उसमें कौन से आइलैंड्स पड़ते हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड।
और जो वेस्टर्न पार्ट है इंडिया का उसमें पड़ते हैं लक्षद्वीप आइलैंड। ये चीज़ याद रखनी है बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जा रही है हमारी, और ये ऐसे करके जो जाती हैं ये लैटिट्यूड, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी क्या है, एक लैटिट्यूड है, और जो ऐसे करके सीधे जाते हैं इसको लॉन्गिट्यूड कहते हैं। और जो ईस्टर्न मोस्ट एक्सटेंड है इंडिया का वो है 97.25 डिग्री, और इधर वाला वेस्टर्न मोस्ट एक्सटेंड है 68.7, नदर्न मोस्ट है 37.6 और सदर्न मोस्ट है 8.4। ये चीज़ें याद रखनी है। अब आगे देखते हैं। अब आगे हम लोगों को बताया गया है डू यू नो, दिस इज़ इंपॉर्टेंट, ये हमेशा इंपॉर्टेंट होता है कि सदर्न मोस्ट पॉइंट जो है इंडिया का उसको हम लोग कहते हैं इंदिरा पॉइंट, मगर जब सुनामी आई थी 2004 में तो वो उसमें डूब गया था, यानी कि छोटा सा आइलैंड था वो डूब गया था सुनामी में। अब इंडिया का साइज़ क्या है, इंडिया कितना बड़ा है, ये चीज़ अब हम लोगों को देखनी है। हम लोग को बताते हैं कि इंडिया का जो एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। याद कर लो, एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा चांसेस है पूछे जाने के, इम्पॉर्टेंट है। इंडिया का एरिया कितना है 3.28 मिलियन, ये भी याद रखना, मिलियन की जगह ट्रिलियन दे दें या बिलियन दे दें। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, बहुत बड़ा एरिया है हमारे देश का। 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर इंडिया का टोटल एरिया है, और पूरी दुनिया के कंपैरिजन में हम करें तो 2.4% ऑफ टोटल जोग्राफिकल एरिया, मतलब पूरी अर्थ हम लोग को यहाँ पर ये दिख रही है, ये पूरी अर्थ है। पूरी अर्थ का 2.4%, यानी कि पूरी अर्थ का 2.4% जो एरिया है वो इंडिया के पास है। मतलब अगर पूरी अर्थ का 100 है उसमें से 2.4% एरिया इंडिया के पास है, ये हमें बताया जा रहा है इसमें। इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है दुनिया की, ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में, इंडिया कौन सी लार्जेस्ट कंट्री है, तो 7th लार्जेस्ट कंट्री है। इंडिया हैज़ अ लैंड बाउंड्री ऑफ 15,200 किलोमीटर एंड टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन ऑफ द मेन लैंड इंक्लूडिंग अंडमान निकोबार आइलैंड इज दिस। इस चीज़ का मतलब क्या है, अब देखो क्या बोला गया है इसमें, हम लोगों को ये बता रहे हैं कि इंडिया 7th लार्जेस्ट कंट्री है पूरी दुनिया की। इंडिया की जो लैंड बाउंड्री है वो कितनी है 15,200 किलोमीटर, यानी कि ये देखो लैंड बाउंड्री क्या होती है, ये वाली जो हमें बाउंड्री दिख रही है, ये देखो ये पूरी की पूरी जो ऐसे करके बाउंड्री है, ज़मीन वाली बाउंड्री पूरी की पूरी, ये कितनी है, इस बाउंड्री की लेंथ कितनी है, लैंड बाउंड्री की जो लेंथ है, ज़मीन वाली बाउंड्री है वो उसकी लेंथ है 15,200 किलोमीटर, ठीक है, 15,200 किलोमीटर। और टोटल लेंथ जो है कोस्ट लाइन की, इंक्लूडिंग कोस्ट लाइन क्या होता है, कोस्ट लाइन का मतलब है कि पानी से जो एरिया घिरा हुआ है समुद्री पानी से, यानी कि ये वाली ये जो है यहाँ से लेकर के ये पूरी की पूरी कोस्ट लाइन है। ये भी, और अंडमान एंड निकोबार के आसपास, आइलैंड के आसपास भी जो भी पानी से घिरा हुआ एरिया है उस कोस्ट लाइन की जो लेंथ है वो लगभग 7,500 किलोमीटर की है। तो लैंड एरिया जो है वो 15,200 किलोमीटर का है अगर बाउंड्री की हम लोग बात करें तो। और अगर हम लोग कोस्ट लाइन यानी कि जो समुद्री इलाके से घिरी हुई बाउंड्री है इधर भी और इधर भी, वो सारी की सारी मिलाकर के लेंथ निकलती है 7,516 किलोमीटर। इंडिया इज़ बाउंडेड बाय यंग फोल्ड माउंटेन, यानी कि जो इंडिया का नॉर्थ वाला पार्ट है वहाँ पे जो हिमालयाज़ हैं वो यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। ये फोल्ड माउंटेन्स क्या होती हैं, ये आपकी जो ज्योग्राफी की दूसरी वाली बुक है ना उसमें बहुत अच्छे से बताया है। एक सेकेंड, एक ही बुक है ज्योग्राफी की, हाँ मतलब आगे के चैप्टर्स जो हैं उसमें ही हम लोग देखेंगे 11th क्लास में ज्योग्राफी की 2 बुक। तो आगे के चैप्टर ना 4th वाला 3rd वाला उसमें हम लोग देखेंगे कि यंग फोल्ड माउंटेन क्या होती है, मतलब नई बनी हुई माउंटेन, नई क्या हज़ारों साल पहले बनी हुई है, और फोल्ड मतलब ऐसे करके मिट्टी की परतों से फोल्ड होकर के बनी हुई है, इसलिए उसको यंग फोल्ड माउंटेन कहा जाता है। वो नॉर्थ में और नॉर्थ ईस्ट में, यानी कि देखो इंडिया का ये है, ये वाला इलाका है नॉर्थ, और ये पूरा ऐसे करके जाके ये वाला नॉर्थ ईस्ट है, यहाँ पे यंग फोल्ड हिमालयाज़ हम लोगों को देखने को मिलते हैं माउंटेन्स। ये हो गया। South of about 22 degree north latitude, it begins to taper and extend toward the Indian Ocean, divided it into 2 seas, Arabian Sea to the west and to the Bay of Bengal to the east। अगर हम लोग इस तरीके से देखें इंडिया तो इधर क्या है, इस तरफ है अरेबियन सी, ये अभी मैंने आपको मैप में दिखाया था, और इस तरफ क्या है, इस तरफ है बे ऑफ बंगाल। एक तरफ अरेबियन सी है और एक तरफ है बे ऑफ बंगाल। फिगर 1.3 हम लोगों को दिख रही है, ये 1.2 है और ये वाली फिगर 1.3 है। इसमें देखो ये अरेबियन सी है, ये वाला ये अरेबियन सी है, और ये है बे ऑफ बंगाल। इसमें हम लोग को समझ में आ जाएगा एक्सटेंड वगैरह, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ एक्सटेंड जो है वो मैंने आपको समझा दिया है। गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश के बीच में 2 घंटे का डिफरेंस है, हेंस
टाइम along the standard meridian of India is 82°30 east passing through Mirzapur in Uttar Pradesh is taken at the standard time for whole country. This is very very important. हमारे देश का स्टैंडर्ड टाइम क्या है? हमारे देश का स्टैंडर्ड टाइम कहाँ से लिया जाता है, कौन से हमारे लॉन्गिट्यूड से लिया जाता है? वो लिया जाता है 82°30 ईस्ट, यानी कि ये वाले लॉन्गिट्यूड इधर की तरफ। इसमें बनाया हुआ नहीं है, ऐसे करके इस तरीके से मैं आपको बना के बताती हूँ कि उत्तर प्रदेश से कहीं से निकलता है 82°30 ईस्ट की तरफ से, ऐसे करके हमारा इंडियन का जो टाइम है ना, हमारा टाइम हम लोग कैसे देखते हैं वो मिलता है। देखो क्या होता है ना कि अलग अलग देश हैं और अलग अलग हर देश का टाइम चलता है, क्योंकि अर्थ जो है वो गोल गोल घूमती है, जब गोल गोल घूमती है तो टाइम अलग अलग हर जगह हो जाता है। इंडिया का ये जो है ये वाला एरिया गुजरात का, इधर क्या है गुजरात है, और इधर जो ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री है इधर हम लोग इसको कहते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में ना, क्योंकि इस तरफ ना सूरज जल्दी उगता है, ईस्ट की तरफ से सूरज उगता हुआ है, तो वेस्ट तक पहुँचते पहुँचते ना जो टाइम का डिफरेंस हो जाता है इंडिया के इस एक्सटेंट से इस एक्सटेंट तक, वो हो जाता है 2 घंटे का। 2 घंटे का टाइम का डिफरेंस हो जाता है। यानी कि सपोज़ करो यहाँ पर जो सूरज है ना वो 2 घंटे पहले उग जाता है एज़ कम्पेयर टू यहाँ पर, बट एक देश है, टाइम तो एक जैसा चलना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने स्टैंडर्ड टाइम ले लिया है और एक हम लोगों ने स्टैंडर्ड मरीडियन निकाल दी है जो कि इंडिया के मिर्ज़ापुर वाले इलाके से उत्तर प्रदेश से निकलती है। 2 घंटे का टाइम डिफरेंस आ जाता है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश का, तो फिर भी ऑफिशियल काम करने कितने मुश्किल हो जाते हैं। 10 बजे फ्लाइट, अगर सपोज करो अरुणाचल प्रदेश के 10 बजे से फ्लाइट चली है और वो गुजरात में 2 घंटे बाद 10 ही बजे पहुंच रही है, तो बड़ा ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं हो जाता। इसलिए हम लोगों ने लिया है स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया। स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया में एक ही देश का, मतलब हम लोगों ने एक मेरिडियन मान लिया कि भाई यहाँ पर जो टाइम है ना वही टाइम हम पूरे देश में चलाएंगे, तो इस तरीके से, ताकि पूरे देश में यूनिफॉर्मिटी रहे। हो सकता है ये वाला टॉपिक आपको थोड़ा सा समझ में ना आए, स्टैंडर्ड मेरिडियन वाला, बस ये हम लोग स्टैंडर्ड मेरिडियन जो है वो टाइम के लिए लिया करते हैं। लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेशन ऑफ डे एज वन मूव्स फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, है ना। तो दिन कितना बड़ा होगा, कितना छोटा होगा, है ना, तो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के वेरिएशन से। मतलब लैटिट्यूड ऐसे ऐसे करके ये वाला जो होता है और ये लॉन्गिट्यूड होता है, इससे हमारे दिन में बहुत ज़्यादा वेरिएशंस आ जाते हैं। अब आगे देखते हैं इंडिया एंड द वर्ल्ड। इंडिया एंड द वर्ल्ड। द इंडियन लैंड मास हैज़ अ सेंट्रल लोकेशन। इंडिया का जो लैंड मास है उसकी सेंट्रल लोकेशन है, सेंट्रल लोकेशन बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट एशिया। इंडिया के लैंड मास की ईस्ट और वेस्ट एशिया में सेंट्रल लोकेशन है। इंडिया इज़ अ साउथवर्ड एक्सटेंशन ऑफ एशियन कॉन्टिनेंट। अब देखो, अगर हम लोग वर्ड में देखें, वर्ड का मैप ऊपर था ये वाला, अब ये देखो यहाँ पर ये इंडिया है, इससे इस तरफ ईस्टर्न देश है और इस तरफ वेस्टर्न देश है, तो इंडिया की जो लोकेशन है वो ऐसी है एशियन कॉन्टिनेंट में। अब एशिया के कॉन्टिनेंट की बात करें तो सेंटर में पड़ता है। ये देखो, ये पूरा एशिया का कॉन्टिनेंट है और इसमें देखो इधर भी और इधर भी इंडिया बिल्कुल सेंटर में पड़ रहा है, इंडिया की सेंट्रल लोकेशन है। द ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स। ट्रांस इंडियन ओशन रूट्स, इंडियन ओशन ये है, यहाँ से जो रूट्स मतलब लोग ट्रैवल वगैरह कर रहे हैं वो ट्रांस इंडियन ओशन रूट हम लोग इसको कह देंगे। विच कनेक्ट द यूरोप, कंट्रीज ऑफ यूरोप इन द वेस्ट एंड द कंट्रीज ऑफ साउथ ईस्ट एशिया प्रोवाइड अ स्ट्रेटेजिक सेंट्रल लोकेशन टू इंडिया। अब देखो ये है यूरोप, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ये यूरोप है, और ये पूरा एशिया है, ये पैसिफिक ओशन है। तो पैसिफिक ओशन से अगर यूरोप में जाना है तो इंडिया जो है बीच में पड़ेगा, तो इंडिया की लोकेशन इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। डेक्कन पेनिनसुला ऑफ इंडिया protrudes into Indian Ocean, thus helping India to establish close contact with West Asia, Africa, Europe from the western coast and the Southeast Asia। और ठीक है, इंडियन ओशन का नाम इसलिए इंडिया पे रखा हुआ है क्योंकि इंडिया की जो है कोस्ट लाइन काफ़ी ज़्यादा बड़ी है इंडियन ओशन में। अब देखो वो बात जो वहाँ पे लिखी हुई थी वो ये है कि इंडिया का जो है इंडियन ओशन में, यहाँ पे देखो ये इतनी बड़ी कोस्ट लाइन जुड़ रहा है, इसकी वजह से ये वाला जो एरिया है इसको वेस्ट एशिया कहते हैं, ये अफ्रीका है और ये इधर वाला ईस्ट एशिया है। हर तरफ हर जगह इंडिया से पास पड़ती है, इसलिए इंडिया के रिलेशन हर इलाके से हर समय में सदियों से ही काफ़ी अच्छे रहे हैं। यही बात हमें यहाँ पर बताई गई है। डू यू नो में है, सिंस द ओपनिंग ऑफ सुएज कैनाल ओपन हुई थी 1869 में। फिलहाल आप ये याद रख लें, हम देखेंगे कि क्या होती है ये क्या था। इंडिया का डिस्टेंस यूरोप से 7000 किलोमीटर कम हो गया था। तो सुएज कैनाल, अगर आप लोग न्यूज़ वगैरह देखते हो, नहीं देखते हो कोई बात नहीं, सुएज कैनाल जो है वो यहाँ पर लोकेटेड है। देखो ये एरिया है ना, यहाँ पर ये
ये इस जगह पर सुएज़ कैनाल है। तो यूरोप से पहले अगर इंडिया आना था तो यहाँ से ऐसे करके घूम के, ऐसे करके घूम के, ऐसे करके फिर इंडिया आते थे, या फिर लैंड से, ज़मीन के इलाके से ऐसे ऐसे करके आते थे। पर जब ये वाला सुएज़ कैनाल, कैनाल होता है मतलब ज़मीन का टुकड़ा काट करके बीच में नदी का रास्ता बना देना या फिर ओशन का रास्ता बना देना। तो जब ये सुएज़ कैनाल बनी तो यूरोप से यहाँ इंडिया सीधे इस तरीके से आया जाने लगा। तो रास्ता 7000 किलोमीटर तक कम हो गया था सुएज़ कैनाल के बनने की वजह से। सुएज़ कैनाल जो है वो इजिप्ट के कंट्रोल में आती है यहाँ पे, ये वाला। अब जब बना सुएज़ कैनाल तो इंडिया का डिस्टेंस काफ़ी कम हो गया, ये बात हमें बताई गई है। और कब स्टार्ट हुआ था सुएज़ कैनाल? 1869 में, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। अब देखो कंट्री बाय 7 लार्जेस्ट कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड की 7 लार्जेस्ट कंट्रीज़ के बारे में हमें बताया गया है। इंडिया और इंडिया के नेबर्स, ये वाला जो आगे का पार्ट है ना नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। ये वाला देख लेते हैं कि इंडिया सबसे बड़ा देश कौन सा है? रशिया। ये ना आपको याद होना चाहिए, पूरा का पूरा बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। सबसे बड़ा देश दुनिया का है रशिया, फिर है कनाडा, कनाडा के बाद आता है यूएस, फिर चाइना, फिर ब्राज़ील, फिर ऑस्ट्रेलिया और फिर आता है इंडिया। ठीक है, रशिया, कनाडा, यूएस, चाइना, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, ये हैं 7 लार्जेस्ट, दुनिया के 7 सबसे बड़े देश। अब आगे का जो चैप्टर है जिसमें हम लोग इंडिया के नेबर्स के बारे में देखेंगे, वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अच्छा लगा है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। थैंक यू।